अपना नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ बॉडी एंड हीमोस्टेसिस। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट के बारे में। तो इंटरनल एनवायरनमेंट का मतलब है कि बॉडी के अंदर का जो एनवायरनमेंट है या बॉडी का एनवायरनमेंट है वो किस टाइप का है, उसे ही बोलते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट। बेसिकली बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो वाटर बेस्ड मीडियम होता है। इट मीन्स कि बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लूइड प्रेजेंट होता है और उस फ्लूइड के अंदर अपनी जो बॉडी सेल्स हैं वो एग्जिस्ट करती है, यानी कि बॉडी सेल्स रहती हैं। ओके। अब जो ये फ्लूइड है या जो वाटर प्रेजेंट है बॉडी के अंदर, इसको क्या बोलते हैं? तो इस फ्लूइड को बोलते हैं अपन इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं या फिर टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं। तो अब सवाल आता है कि ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता क्या है। तो इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, वो है बॉडी स्पेसेस के बारे में, यानी कि बॉडी के अंदर कितने टाइप की जगह पाई जाती हैं। तो बॉडी के अंदर मेनली रूप से दो टाइप के स्पेस पाए जाते हैं, इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। इंट्रा सेलुलर मतलब सेल के अंदर की जो जगह है उसको बोलते हैं इंट्रा सेलुलर स्पेस। और सेल के बाहर की जो जगह है, यानी कि सेल आपस में जुड़ी हुई है, उनके बाहर जो जगह बचती है जुड़ने के बाद में, वो जो स्पेस है वहाँ उस स्पेस को क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर, यानी कि सेल के बाहर का स्पेस। ओके। अब एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस के अंदर भी दो चीज़ें आती हैं। सेल्स के बाहर दो टाइप की जगह पाई जाती है, एक इंट्रावेस्कुलर, वहाँ पे ब्लड वेसल्स भी होती हैं। तो उन ब्लड वेसल्स के अंदर का जो स्पेस है, मतलब कि वेसल्स के अंदर, इट मीन्स कि वेस्कुलर। तो इंट्रावेस्कुलर स्पेस और जो सेल, दो सेल आपस में जुड़ते हैं उनके बीच में जो स्पेस बनता है, जो जगह बनती है, वो होती है इंटरस्टिशियल स्पेस, या उसको दूसरे नाम से भी जानते हैं थर्ड स्पेस। ओके। अब जो थर्ड स्पेस और इंटरस्टिशियल स्पेस है, इसके अंदर पूरा फ्लूइड भरा हुआ रहता है, पूरा का पूरा फ्लूइड से भरा हुआ रहता है ये स्पेस। और वेसल्स के अंदर क्या होता है? ब्लड होता है। तो ये जो पूरा फ्लूइड भरा हुआ है इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर, उसे ही क्या बोल देते हैं अपन? इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं। ओके। तो ये हो गया, इस तरीके से ये होता है बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट। अब सवाल आता है कि ये इंटरनल एनवायरनमेंट किस तरीके से काम करता है, मतलब कि बॉडी की जो सेल्स हैं उसके पास खाना कैसे पहुंचता है और उनके अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है सेल्स के अंदर, वो बॉडी से सेल्स से बाहर कैसे निकलता है। ये चीज़ होती है इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर। तो अपन देख लेते हैं किस तरीके से ये इंटरनल एनवायरनमेंट काम करते हैं। तो क्या होता है, सबसे पहले जो भी अपन खाना खाते हैं वो ब्लड के अंदर चला जाता है, ब्लड वेसल्स के अंदर, और मेनली रूप से ब्लड वेसल्स के अंदर जाएगा। तो ब्लड को कैरी करने वाली, जो सेल्स तक ब्लड कैरी करके ले जाती हैं, वो वेसल्स कौन होती है? आर्टरी होती हैं। और ब्लड वापस से जो सेल्स से वेस्ट प्रोडक्ट लेके आएंगी, वेस्ट जो ब्लड आएगा, ठीक है, वो ब्लड किसके अंदर से आता है? वेन के अंदर। तो आर्टरी और वेन होती है। तो आर्टरी के थ्रू जो सेल्स तक खाना जाता है, अब आर्टरी जाएंगी सेल्स तक, वहाँ पे जो खाली जगह है, जो ग्राउंड है, मतलब जो इंटरस्टिशियल स्पेस है, सेल के बीच में जो स्पेस बना हुआ है, वहाँ पे खाना छोड़ देती है। इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर ब्लड वेसल्स से खाना चला जाएगा उस ग्राउंड के अंदर, खाली ग्राउंड के अंदर, मतलब कि थर्ड स्पेस के अंदर। अब वहाँ पे खाना चला जाएगा तो वहाँ से सेल्स अपना खाना ले लेंगी, अपने अंदर ले लेती है वहाँ से, थर्ड स्पेस से, इंटरस्टिशियल स्पेस से। अब उनके पास जो वेस्ट प्रोडक्ट बचा है सेल्स के पास, वो क्या होगा? वो सेल्स अपने अंदर से निकाल के उस ग्राउंड में वापस डाल देती है खराब चीज़ें। किसके अंदर? वो ग्राउंड कौन है? इंटरस्टिशियल स्पेस है। अब उस स्पेस के अंदर आ चुका है, वहाँ पे क्या है? वेन्स भी प्रेजेंट है जो कि वेस्ट प्रोडक्ट को लेके जाती हैं। तो उसके अंदर चला जाएगा, वेन के अंदर चला जाएगा वो वेस्ट प्रोडक्ट, और बॉडी से बाहर निकल जाएगा किडनी के थ्रू। ठीक है। तो इस तरीके से ये बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट होता है और इस तरीके से अपना ये वर्क परफॉर्म करता है। ओके। अब नेक्स्ट अपन देखने वाले हैं हीमोस्टेसिस के बारे में। तो बेसिकली हीमोस्टेसिस का मतलब होता है स्टेट ऑफ बैलेंस, यानी कि जो बॉडी के अंदर के जो फिजियोलॉजी है, यानी कि जो अलग अलग टाइप के ऑर्गन्स हैं, अलग अलग टाइप के सिस्टम है बॉडी के अंदर, जो सेल्स हैं, वो अपना परफॉर्म, जो भी फंक्शन परफॉर्म करती है वो बैलेंस के अंदर उनको मेंटेन रखना, इसी चीज़ को क्या बोलते हैं? हीमोस्टेसिस बोलते हैं। लेट सपोज कि जो हाइपोथैलेमस है, ठीक है, हाइपोथैलेमस का काम क्या होता है? टेम्परेचर को रेगुलेट करना। अब अगर बॉडी का मेंटेन बैलेंस, जो टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, वो मेंटेन रहता है, उस स्टेट को क्या बोलते हैं? हीमोस्टेसिस बोलते हैं। अगर वो बढ़ जाता है, कम हो जाता है, तो उसको मेंटेन किया जाता है अलग अलग प्रोसेस के थ्रू। ओके। तो बेसिकली हीमोस्टेसिस का मतलब ये हो गया कि कोई भी जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं
वो अपनी स्टेट के अंदर बैलेंस रहते हैं, एक बैलेंस के अंदर मेंटेन रहते हैं, और इसी को क्या बोल देते हैं, हीमोस्टेसिस बोल देते हैं। ओके। अब आता है हीमोस्टेसिस कंट्रोल सिस्टम, कि हीमोस्टेसिस कंट्रोल कैसे होता है, ये पूरा सिस्टम किस तरीके से काम करता है, हीमोस्टेसिस कैसे मेंटेन रहता है बॉडी के अंदर। तो इसके अंदर बेसिकली तीन चीज़ें होती हैं। दो फर्स्ट वन कौन हो गया, कंट्रोल सेंटर होता है जो सब चीज़ों को कंट्रोल करता है, कोई भी गड़बड़ हो गई बॉडी के अंदर तो उनको कंट्रोल करने वाला कौन है, कंट्रोल सेंटर है। ओके। सेकंड वन है डिटेक्टर, बॉडी के अंदर कौन से टाइप की अल्ट्रेशन हो रहे, कौन से जो फंक्शंस है बॉडी का, वो फिजियोलॉजी है वो अल्टर हो रही है, उसको डिटेक्ट करने वाला, मतलब उसको पहचानने वाला कि बॉडी के अंदर क्या चीज़ अल्टर हो चुकी है, कौन सा फंक्शन ऊपर नीचे हो चुका है, तो उसको पहचानने वाला कौन होता है, डिटेक्टर होता है। थर्ड वन होता है इफेक्टर। इफेक्टर मतलब कि किस चीज़ के अंदर अल्ट्रेशन आ रही है, लेट सपोज कि लीवर अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहा, तो लीवर काम नहीं कर रहा मतलब इफेक्ट कौन हो रहा है, लीवर ही हो रहा है, तो लीवर क्या हो गया, इफेक्टर हो गया। तो लीवर तो इफेक्टर हो गया, अब वो इफेक्ट हो चुका है तो उसको पहचाने का कौन, डिटेक्टर होता है, वो उसको डिटेक्ट करता है, और फिर कंट्रोल जो सेंटर होता है उसको इन्फॉर्मेशन जाती है, वो सब चीज़ों को फिर वापस से कंट्रोल करता है। ओके। तो ये तीन बेसिक जो चीज़ें होती है, कंपोनेंट होते हैं हीमोस्टेसिस कंट्रोल सिस्टम के। अब बात कर लेते हैं हीमोस्टेसिस कंट्रोल सिस्टम किस तरीके से मेंटेन होता है, इसके मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं। तो बेसिकली टू मैकेनिज्म होते हैं हीमोस्टेसिस कंट्रोल सिस्टम के। फर्स्ट हो गया नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, एंड सेकंड वन है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो फर्स्ट वन एक्सप्लेन कर लेते हैं अपन नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के बारे में। तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो लगभग जो अपनी बॉडी की फिजियोलॉजी होती है उनको कंट्रोल करता है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है। कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ फिजियोलॉजी होती है बॉडी की जो पॉजिटिव के थ्रू होती है, बट लगभग 99% जो बॉडी की फिजियोलॉजी होती है, जो बॉडी के फंक्शंस होते हैं, वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू ही कंट्रोल होते हैं। ठीक है। तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के अंदर क्या होता है, जैसे ही बॉडी के अंदर कोई भी रेस्पॉन्स आता है, जैसे बॉडी के अंदर कोई भी रेस्पॉन्स आता है, तो उस रेस्पॉन्स के अगेंस्ट काउंटर रेस्पॉन्स क्रिएट होता है बॉडी के अंदर। मतलब कि लेट सपोज कि बॉडी के अंदर रेस्पॉन्स क्या आया, टेम्परेचर बढ़ गया है, तो अब काउंटर रेस्पॉन्स आएगा इसके चक्कर में। ठीक है। कि भाई साहब बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, उसको क्या करवाना है, नॉर्मल कंडीशन में लेके आना है, जो 37 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर ही लेके आना। अगर बढ़ गया है तो, और कम हो गया है तो उसको नॉर्मल वापस से 37 पे लेके आना है। तो इस तरीके से ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म काम करता है। मतलब कि कोई भी रेस्पॉन्स आएगा, उस रेस्पॉन्स के अगेंस्ट काउंटर रेस्पॉन्स क्रिएट होता है बॉडी के अंदर, और वो मैकेनिज्म क्या कहलाता है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहलाता है। ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट मैकेनिज्म पे, वो है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म लगभग 0.1% जो फिजियोलॉजी होती है, या 1% फिजियोलॉजिकल फंक्शन होते हैं बॉडी के, उनके अंदर अपना रोल देता है। अब इसके अंदर एक चीज़ होती है, जैसे ही बॉडी के अंदर कोई भी रेस्पॉन्स आता है तो इसके अंदर कोई भी काउंटर रेस्पॉन्स नहीं आता है उसके अगेंस्ट। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के अंदर कोई काउंटर रेस्पॉन्स नहीं होता है। लेट सपोज कि कोई चीज़ बढ़ रही है बॉडी के अंदर, तो वो बढ़ती चली जाएगी, अब उसके अगेंस्ट कोई काउंटर रेस्पॉन्स नहीं आएगा। तो ये बेसिकली दो जगह पे मेनली रूप से देखने को मिलता है। जो जब बेबी की डिलीवरी होती है तो वहाँ पे क्या होता है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है, और उसको यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन का काम कौन करता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का काम होता है बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन करवाना। तो जैसे ही वहाँ पे यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होंगे तो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है वो क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाता है, और वो कॉन्ट्रैक्शन बढ़वाने के लिए क्या करता है, बहुत ज़्यादा ऑक्सीटोसिन का रिलीज करवा देता है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज हो, जैसे कि वो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन बढ़ते चले जाएँ। अब जैसे यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन बढ़ते चले जाएंगे तो बेबी क्या हो जाएगा, डिलीवर हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से ये पॉजिटिव मैकेनिज्म काम करता है। ओके। और ये पूरा है बॉडी का हीमोस्टेसिस। ओके। और अपनी यूनिट इसी के साथ ख़त्म भी हो चुकी है, और आगे अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट यूनिट के बारे में। ऑलराइट।